लोकतंत्र के पर्व की सबसे बड़ी खूबसूरती है सवाल पूछना। सवाल के बगैर लोकतंत्र अधूरा है। तो मेरे दिमाग में चंद सवाल हैं जो मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल है, एक ऐसे देश में जहाँ 5 करोड़ लोगों को हाथ धोने की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्या हमने कोविड-19 जैसे खतरे को भांपने में लापरवाही का परिचय दिया? मेरा खुद का मानना है हाँ, बिल्कुल। क्यों? इसके लिए हम थोड़ा चाइना पर नज़र दौड़ाते हैं। चाइना में 2 दिसंबर को शहर दोंगुआन में कोविड-19 का पहला इन्फेक्टेड केस मिला और वहाँ 31 दिसंबर तक आते आते 213 लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। 213 लोग मर चुके थे और 9,500 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। इसके 1 माह के बाद केरल के त्रिचूर में भारत में पहला केस मिला। 30 जनवरी को WHO ने इंटरनेशनल लेवल पे आपातकाल की घोषणा की और गौरतलब है कि WHO ने ऐसा सिर्फ 5 बार ही किया था। 31 जनवरी को इटली में भी कोरोना के कहर को देखते हुए आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई। चाइना में मरने वालों की तादाद बढ़कर 350 करीब हो गई। तब तक 10 दिनों में 1000 बेड के कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने की चर्चाएं भी चाइना की जोरों शोरों से मीडिया में गर्म थी। और हमारा देश क्या कर रहा था उस पीरियड में, जरा नजर दौड़ाते हैं। आप देखेंगे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में फर्स्ट वीक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी व्यस्त थी, जोर शोर से लगी हुई थी। CAA समर्थक और विरोधियों के बीच में भी तनाव बरकरार था। 8 फरवरी के दिन जब चाइना में मरने वालों की संख्या 722 के करीब हो गई, दिल्ली में वोटिंग हुई और 11 फरवरी को जब तक रिजल्ट आया वहां मरने वालों की तादाद 1000 के करीब हो चुकी थी। WHO बार बार वार्निंग दे रहा था, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कह रहे थे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी तैयारियां हो चुकी है। WHO कह रहा था कि PPE मास्क, वेंटिलेटर के निर्यात करने पे रोक लगनी चाहिए क्योंकि इसकी किल्लत आने वाली है। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री चाइना को मदद की पेशकश कर रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री भी यही कर रहे थे। मानवता का तो ये तकाजा है, करना भी चाहिए। लेकिन सोचिए, आज ऐसे समय में जब हम नज़र दौड़ा के देखते हैं और अभी का जो समय है, हमारे देश में खुद मास्क, PPE और वेंटिलेटर की काफ़ी कमी है और हमारे देश के बड़े बड़े संस्थान इससे जूझ रहे हैं। एम्स के लगभग 206 मेडिकल फ्रंटलाइनर जो हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोविड-19 से, और भी बड़े बड़े रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट का यही हाल है। और जो उन्हें उपलब्ध कराया गया है वो भी घटिया क्वालिटी का है। क्या कोरोना वॉरियर्स को फूल बरसात देने मात्र से उनकी सुरक्षा हो जाएगी? उनके जीवन का कोई मोल नहीं है? क्या यही राष्ट्रभक्ति है? मेरा ये सवाल है अपनी सरकार से। और ये तो हो गया, आप देखिएगा कि 27 फरवरी से ही WHO और वार्न कर रहा था, लेकिन क्या होता है कि 19 मार्च के करीब में जाकर उस पर रोक लगती है इसके निर्यात पर। और इस रोल में भी कांग्रेस ने जब इस मुद्दे को 22 मार्च को उठाया, तब 24 मार्च तक जाकर कंप्लीटली रोक लगी। और फरवरी के जब हम 3rd वीक की बात करते हैं तो वहाँ चाइना में मरने वालों की तादाद 1800 के करीब हो चुकी थी। और हम लोग झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में घर वापसी करा रहे थे, विलय करा रहे थे। बाबूलाल मरांडी की घर वापसी हो रही थी। और फरवरी के चौथे हफ्ते में नमस्ते ट्रंप की तैयारियां हो रही थी जोर शोर से, जिसको लेके 1700 से भी ज़्यादा प्रवासी गुजराती वहां आए हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो कोई बात ही नहीं थी। और और वहाँ आप देखेंगे चाइना में मार्च में 3000 के करीब लोग मर चुके थे। 3000 के करीब लोग मर चुके थे। और हमारी सरकार कब जागती है? 18 मार्च को जागती है और कहती है थाली और ताली बजाने के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के हौसला अफजाई के लिए। क्या ये सारी चीज़ें पर्याप्त थी? सोचिए, एक ऐसे देश में, क्योंकि लोग तर्क देते हैं कि वियतनाम की जब चर्चा होती है कि वियतनाम ने लोगों को अवेयर किया, तो लोग कहते हैं वियतनाम एक छोटा कंट्री था। वियतनाम की सीमा 1000 किलोमीटर चाइना से टच करती है, उससे ज़्यादा 1000 किलोमीटर से। छोटा कंट्री है, संसाधन की कमी है, इसलिए उसने वहाँ के लोगों को अवेयर किया। लेकिन हमारा देश
जिसकी सीमा 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चाइना से टच करती है। काफ़ी बड़ी कंट्री है, यहाँ पर्याप्त संसाधन भी नहीं है, तो इन्हें तो वार लेवल पे ये प्रयास करना चाहिए था। लोग ये भी तर्क देते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज बड़ी ही अच्छी थी, वहाँ भी काफ़ी बुरा हाल रहा। तो सोचिए सरकार आपको का दायित्व तो और बढ़ जाता था, क्योंकि आपके यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटी भी वही है। तो ऐसे में तो आपको और तेजी से लोगों को अवेयर करना चाहिए था। ये तो हो गया। उसके बाद आप देखेंगे इन सबों के बाद आप देखिए कि ये लॉकडाउन हुआ बिल्कुल सुनियोजित तरीके से नहीं हुआ, जिसका बहुत ही खराब तस्वीर हमारे सामने उभर कर आई माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। ठीक है, इसके ये देखिएगा आप एक तरीके से कि जो ये किया गया लॉकडाउन, इसका जो मूल था क्या था, सोशल डिस्टेंसिंग करना है ताकि कोविड-19 के चेन को हम ब्रेक कर पाए। लेकिन आप सोचिए, क्या इस तरह के हालात में जब कल कारखाने सब चीज बंद हो चुके थे और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, 5-5 लोग रहते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात नाकाफी है। जैसे आप धारावी, मुंबई के स्लम एरिया धारावी को ले लीजिए, वहाँ बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है। एक कमरे में लेबर जो होते हैं काम करने वाले 8-8, 10-10 रहते हैं, और 10 जो टॉयलेट होते हैं उसका यूज कम से कम 1000 के करीब ज़्यादा के करीब लोग रहते हैं। क्या उनके इन्फेक्टेड होने की चांसेस नहीं थे? बिल्कुल चांसेस थे उनके इन्फेक्टेड होने की। और जब ऑलरेडी वो माइग्रेंट वर्कर्स की तरफ लोगों का ध्यान नहीं था, जब वो निकले, वहाँ बदइंतजामी भी थी, राशन भी सही से नहीं मिल पा रहे थे, और जब वो निकलते हैं तो मीडिया ने भी इसके तरफ ध्यान नहीं दिया। नोएडा गाजियाबाद मार्ग पे जब वो इकट्ठे हुए, लगभग 40 दिन के बाद मीडिया का ध्यान वहां गया, तब जाके गवर्नमेंट थोड़ी डिफेंसिव मोड में नजर आई। आप सोचिए, ट्रेनें चल रही हैं, उस ट्रेनों में तो कम से कम चलो ठीक है 1200 लोग आ रहे हैं, कुछ हद तक डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन अगर आप देखिएगा जो क्या कहते हैं, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, रोड पे हजारों लोग जा रहे हैं, ट्रक में 50 लोग घुस के जा रहे हैं, अगर उसमें एक इन्फेक्टेड हुआ तो कितने सारे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, सबों को खतरा हो सकता है। वो जहां जा रहे हैं, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी वहां भी नदारत है, उनको भी खतरा हो सकता है। ये बात सपोर्ट करने वाले लोग भी जान रहे हैं, इसलिए वो माइग्रेंट पे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो यहाँ आएंगे तो उन्हें गवर्नमेंट व्यवस्था कर नहीं पाएगी, तो ऐसे में वो और उनके परिवार के इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को वहां देखना चाहिए था। दूसरा, आप क्या कहेंगे कि जो लॉकडाउन सही समय पे नहीं होने की वजह से क्या होता है, आप देखेंगे जो गंभीर बीमारियों से जो जूझ रहे थे, वैसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तकरीबन 5 लाख के करीब लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी का एक्सेस उन तक नहीं हो पाया बेहतरीन तरीके से। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सरकार। हार्ट डिजीज, कैंसर, डायलिसिस और भी तरह तरह की बीमारियां हैं जिनसे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। बेहतर हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये काम करते तो कम से कम 5 लाख लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। ये तो हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे एक और सवाल है, HLL, लाइफ केयर। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने क्या कहता है, एकाधिकार दे दिया है PPE का। ये मैन्युफैक्चरर कंपनी से PPE को लेते हैं, स्टोर करते हैं और इसे दुगनी लागत पे बेचते हैं। क्या सरकार ये सही था? ऐसे में जब मैन्युफैक्चरर कंपनीज कह रही हैं कि ऑलरेडी उनसे अगर सामान लिया जाए तो आधी कीमत पे देंगे, सोचिए सरकार, क्या आपका ये इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए था? चलिए, उसके अलावा सरकार, मेरा एक और सवाल, अगर कोई सवाल उठाता है तो कहा जाता है कि आप एंटी नेशनल हो, ये एकजुट होकर रहने का समय है, लेकिन क्या आपका फोकस नहीं होना चाहिए था ऐसे समय पे जब हमारे देश के जेलों में कैपेसिटी से ज्यादा कैदी हैं, तो वहां कई जगह कोविड-19 से कैदी इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो उन्हें क्या किया जा रहा है, टेम्पररी तौर पे पैरोल पे रिहा करने की बात हो रही है, छोड़े भी जा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इसमें? आप इसे एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तहत अपने विरोध को कुचलने का माध्यम बना रहे हैं। CAA समर्थक को UAPA के तहत आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने का काफी खतरा है, और उसमें गर्भवती महिलाएं तक शामिल हैं।
तो सोचिए सरकार कि आप पर सवाल क्या नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल उठना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया सरकार। और एक चीज देखिए सरकार कि 3000 किलोमीटर से सटे हुए हमारा देश था चाइना से, और ये डायरेक्ट हमारे देश में नहीं आया था, कई सारे देशों को होके आया। तब भी सरकार आप किस चीज में व्यस्त थे? सिर्फ सत्ता के लिए सियासी उठापटक चल रही थी। लोकतंत्र, जो जनता चुनती है लोकतंत्र में सरकार को अपने पर रूल करने के लिए, खुद अपने हित के लिए, लेकिन जनता के लिए क्या काम हो रहा था जो होना चाहिए था? कि आज मन की बात में कह देने से कि बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या सिर्फ आपका दायित्व तो इतना ही था? नहीं सरकार, ये आपका दायित्व तो नहीं हो सकता है। और चलिए, करना क्या चाहिए था आपको सरकार? आप देखिएगा तो जो चाइना में चूंकि 2 दिसंबर को हुआ और आप 18 मार्च को जागते हैं, 3 महीने की पीरियड में इसमें क्या होना चाहिए था? जो विदेश से जो लोग आ रहे थे, आपने 4 फरवरी को चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को तो रोका है, लेकिन आप देखिए 28 फरवरी को ईरान की फ्लाइट्स को आप रोकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड था इस बीमारी से। और यूरोपीय संघ, ब्रिटेन के और देश 18 मार्च को वहां से आने वाली फ्लाइट्स को आप रोकते हैं। तो आप देखिएगा 23 मार्च तक, जनवरी से लगभग कितने लोग आ चुके थे? 15 लाख लोग आ चुके थे उन कंट्रीज से जो कि हाईली इन्फेक्टेड कंट्रीज के लिस्ट में है। और आपके पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ना साउथ कोरिया की तरह टेस्टिंग की फैसिलिटीज है, और ना ही क्या कहते हैं सिंगापुर की तरह हम काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर बिल्कुल नदारत है। और आप देखेंगे कि हमारे ये क्या कहते हैं कि सरकारें जो हैं, अन्य सरकारें को भी वही हाल है। जैसे बिहार की बात हम करते हैं, बिहार में आप देखिएगा कि तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, और वेंटिलेटर कितना है? 250 के करीब। और इस लॉकडाउन के पीरियड में पब्लिक ने तो फॉलो किया। सरकार, आप क्या कर रहे थे? सोए हुए थे क्या? आप सोचिए, एक अदद वेंटिलेटर ना सेंट्रल गवर्नमेंट दे पाई, ना आप ले पाए। सोचिए क्या हाल होगा यहाँ पे। और भी कुछ डाटा है सरकार, मैं उसे रखना चाहता हूँ आपके सामने। अभी वो डाटा जो है वो किस तरीके का है, बिहार का ही डाटा है। तो उस डाटा की जब हम बात करेंगे, हाँ, तो उसमें आप देखिए सरकार कि क्या है कि इंडिया की बात हम करेंगे तो 10 लाख पे, ठीक है, 10 लाख में 500 लोगों का ही मात्र टेस्ट हो रहा है नेशनल लेवल पे। और पाकिस्तान का चर्चा नहीं हो तो भाई सब बेकार है। तो पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की कंट्री क्या प्रोवाइड कर रही है अपने लोगों को? 10 लाख पे 700 के करीब लोगों की टेस्टिंग हो रही है। मलेशिया में लगभग नहीं, 3900 के करीब। ऑस्ट्रेलिया में 19000 के करीब। ये नेशनल लेवल पे हम अपने पाकिस्तान जैसे कंट्री से पीछे हैं। सोचिए किसकी देन है? ये मीडिया की देन है जो इन बातों को नहीं उठाता है और हम जानते नहीं है। और ये तो हटा दीजिए, हमारे देश की आबादी का 10% जिन 3 स्टेट्स में रहता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी, वहां की बात कर दीजिए। वहां जो नेशनल लेवल पे टेस्टिंग का रेट है उससे क्या है, उससे काफी कम है वहां पे, ठीक है। और वो तो हटा दीजिए, बिहार की बात कीजिएगा ना तो यहाँ वेंटिलेटर का तो बता ही चुका हूं। लगभग 76,000 की आबादी पे आईसीयू का 1 बेड है। सोचिए, जबकि तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार ये सवाल उठाना वाजिब नहीं है आपसे? मेरा मानना है कि बिल्कुल। और सरकार, और भी कई सवालें हैं जिन सवालों का जवाब मुझे आपसे चाहिए। हाँ, फिलहाल तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि जो दिक्कतें हमारे यहाँ आई हैं, बिल्कुल ये मानवीय संकट है। हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए, हमारा दायित्व है। लेकिन सरकार, ये आपका भी दायित्व है कि आप सबकी बातों को गंभीरता से सुने, चाहे वो विपक्ष के नेता ही क्यों नहीं हो। क्योंकि आप देखेंगे कि राहुल गांधी भी लगातार वार्न कर रहे थे। 12 फरवरी को भी वो ट्वीट कर रहे थे कि आप सीरियस नहीं ले रहे हैं इस मुद्दों को, इन चीज को, कोरोना के संकट को, और इससे आने वाले कोरोना के खतरे के भी बारे में वो बोल रहे थे। सोचिए, ये दूरदर्शिता थी। भले ही उन्हें आप पप्पू कह के कोई भी खारिज कर दे, मीडिया खारिज कर दे, वो तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि अपने विपक्षी को इतना आप डिफेम कर दीजिए कि ऐसे देश में जहां लोग
व्हाट्सएप मैसेजेस को चेक नहीं करते हैं, उन्हें र्यूमर्स और इंफॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस पता नहीं है, उन्हें कोई भी पप्पू लग जाएगा। दरअसल बात यह है कि उनमें वो सलाहियत नहीं है। तो खैर मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए अगर उनकी 12 फरवरी की भी बात की गई, लेकिन 13 फरवरी को क्या होता है, हर्षवर्धन जी मजाक बना देते हैं उस बात का। 18 फरवरी को मीडिया जिस चीज को दिखाना चाहिए उसको छोड़कर क्या दिखा रहा था, आप लिट्टी चोखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री खा रहे थे उसको दिखा रहा था। राहुल गांधी फिर 3 मार्च को इकोनॉमी पे बात करते हैं कि स्लो डाउन होने का खतरा है, कोरोना की बात करते हैं, और इस स्प्रेड को बचाने के लिए कॉम्युनल जो एजेंडा जो चल रहा था उसे रोकने की बात करते हैं। सोचिए सरकार, हमारी मीडिया क्या बता रही थी, हमारी मीडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा रही थी, एक इंसिडेंट को लेके कंप्लीटली पूरे कम्युनिटी को रंग रही थी उस कलर में। और इसका क्या खामियाजा होता है कि जो लोग थे वो इस बीमारी के बारे में अवेयर नहीं हुए, जैसे वियतनाम ने अवेयर किया, जबकि उसकी बाउंड्री 1000 किलोमीटर के करीब सटी हुई थी। लेकिन हमारी सरकार क्या, मीडिया क्या कर रही थी, अवेयर नहीं करती। अगर वो अवेयर करती तो सरकार अपना रोल निभाती। और सरकार क्या कर रही थी, सरकार भी एक तय चुप्पी साधी हुई थी, चूंकि उसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो सही था। लेकिन क्या ये लोकतंत्र के लिए सही था, हमारी जनता के लिए सही था? सोचिए सरकार, अगर अवेयर किया जाता, उन्हें बताया जाता कि हर तरह के सर्फेसेस हैं जिसपे वायरस पाए जा सकते हैं, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई संबंध नहीं है। जो सब्जी वाले ठेले वाले की बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम हिंदू की बात मत कीजिए, हर उस सब्जी वाले, रेहड़ी वाले या किसी से भी उस सब्जी को मत लीजिए जो हाइजीन को आप प्रॉपर केयर नहीं करता। उन्हें बताना चाहिए था, लेकिन इस मामले में तो कुछ काम ही नहीं हुआ। और अब तो जाहिर सी बात है कि सब चीजें हाथ से निकल चुकी है। और आप देखेंगे जब राहुल गांधी ने रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को लेकर जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही, उसका भी मजाक बना दिया गया। लेकिन आप सोचिएगा, यही जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इस पर चल के ही केरला मॉडल ने कोविड-19 को काबू में किया, जिसकी इंटरनेशनल मीडिया में काफी चर्चाएं हुई। लेकिन हमारे यहाँ इक्का दुक्का एग्जाम्पल्स को देखकर ऐसी कोई डिसेंट्रलाइजेशन की बातें नहीं, जबकि होना यही चाहिए था। निजामुद्दीन मरकज वाला जो मामला था, ठीक है, वहां उनसे चूक हुई, मीडिया ने उसे हिंदू मुस्लिम एजेंडा के तहत काफी चलाया। लेकिन आप सोचिए कि क्या वहां भी अगर आप देखेंगे तो केंद्र और राज्य के बीच में जो समन्वय होना चाहिए था वो समन्वय नहीं हुआ, इस वजह से इस तरह की घटनाएं हुई। फ्लाइट्स को रोकना चाहिए था। और आप देखिएगा 18 अप्रैल तक का ही अपडेट आपको मिलेगा उसमें कि 30% के करीब जितने भी बीमार कोविड-19 के केसेस मिले हैं मरकज से लिंक्ड हैं। उसके बाद उसका डाटा नहीं दिया गया। क्यों? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटेंशन सही होने की वजह से ऐसा मीडिया कर रही थी, ऐसा इसलिए सरकार की जो अब इतने सारे केसेस बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो नजर आ रहे हैं। टेस्टिंग की वजह से वो शुरू में पता चल जाते, लेकिन यहाँ चूंकि हमारी कमी थी, हम कर नहीं पा रहे थे, और जब वो बहुत सीरियस हो रहा है तब पता चल रहा है। तो ऐसे में सरकार, जब हम उस जो केस मरकज से लिंक्ड थे उनके बारे में जब हम मिलाएंगे उस डाटा से तो डाटा से मिलाने पे पता चलेगा कि वो 1% से भी कम है, और वो कम ही होते जाएगा सरकार। ऐसे समय में जब ICMR जो कि कोविड-19 से निपटने में बहुत अहम रोल कर रहा है, रोल निभा रहा है, उसके वैज्ञानिक 2 महीने पहले से कह रहे थे लगभग इंडिया की आधी से ज्यादा आबादी को सीरियस कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने का खतरा है। राहुल गांधी की बात मैं करूंगा। राहुल गांधी के बारे में बहुत सारे बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स करने का वक्त नहीं सरकार, पॉलिटिक्स कीजिए, आप पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स ही करेंगे, वो आपका प्रोफेशन भी है, सेवा भी है। लेकिन सरकार सकारात्मक पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी। वो राहुल गांधी जब मजदूर के पास बैठते हैं तो अपोजिशन वाले भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उनका ध्यान उधर जाता है, मीडिया का ध्यान जाता है। सकारात्मक पॉलिटिक्स करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सत्ता के लिए पॉलिटिक्स करने में बुराई है। सबको साथ में लेके चलना है, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने में यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हमारी सरकार इस चीज को अनदेखी करती है तो मुझे लगता है भारत के लिए इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। करप्शन के खतरे, करप्शन के भी काफी बातें उठ रही हैं। गुजरात हुआ, अहमदाबाद हुआ, कर्नाटका हुआ, हिमाचल हुआ, वहां आप देखेंगे तो ऑलरेडी जो PPE मास्क, वेंटिलेटर वगैरह में भी कई तरह के घोटाले की बातें हो रही हैं। तो सोचिए सरकार, इस पे आपका ध्यान जाना बिल्कुल जरूरी है। और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार, जो कि एक मजबूत सरकार है, मजबूत फैसले को लेने के लिए जानी जाती है, बिल्कुल वो लेते भी हैं,
लेकिन सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि सिर्फ फैसला लेना ये नहीं दिखाता है कि आपकी सरकार मजबूत है। फैसले के क्या दूरगामी परिणाम होंगे, उनके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए, तभी जाके एक स्वस्थ लोकतंत्र बन पाएगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो आपकी, हमारी जनता की है। और सरकार, दो और सवाल, क्या ऐसे समय में सरकार हमें सेंट्रल विस्टा जैसे जो प्रोजेक्ट है जिसमें 20,000 करोड़ की लागत लगेगी, इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को थोड़े दिन के लिए हमें विराम नहीं दे देना चाहिए? जब हमारे पास संसाधन कैश है, आर्थिक रूप से भी काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ सकता है, और मीडिया को जो 1350 करोड़ रुपए हम देते हैं मीडिया चैनल्स को ऐड के लिए, क्या उस पर नहीं सोचना चाहिए? वो भी ऐसी मीडिया को जो वाजिब मुद्दों को नहीं उठाती है और सरकार की आलोचना से डरती है। सरकार आलोचना जो है ना, वो मार्गदर्शन करती है, आलोचना कभी खराब नहीं होती है, निंदा खराब होती है। तो मेरा आग्रह है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए और विपक्षी दलों का भी सुझाव लेके, सबको साथ में लेके इस लड़ाई से जूझने की बात किया जाए। क्योंकि मनमोहन सिंह ने भी इस बात को लेके भी काफ़ी पहले ही कि आर्थिक मंदी की बात कही थी, कोविड-19 के खतरे की बात कही थी, लेकिन विपक्षियों की जो मानसिकता हो गई, विपक्षी दलों को जो डिफेम करने की या मजाक उड़ाने की मानसिकता हो गई है सब, ये लोकतंत्र के लिए कहीं भी सही नहीं है। बस इन्हीं सब बातों के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।